कैसे हो बच्चों? ई लर्निंग की तरफ से एक यूट्यूब चैनल में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। बच्चों, इसके पहले क्लास में बात किया था परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होते हैं, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल में बात किया था। बच्चों, आज हम बात करेंगे समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, अति पराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, और अध पराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। तो ये पहले समझते हैं समपराश्रयी विलयन क्या होता है। समपराश्रयी विलयन, यहाँ पर जैसा नाम इसका है वैसा काम है, समपराश्रयी विलयन। जैसा इसका नाम बच्चे वैसे इसका काम है। सम का मतलब क्या होगा? सम का मतलब बराबर होगा, और पराश्रयी का मतलब होता है पराशर दाब। इसका मतलब ऐसे दो विलयन जिनके क्या बराबर होने चाहिए। सम का मतलब क्या होगा? बराबर इक्वल, और पराश्रयी का मतलब क्या होगा? परासरण दाब। यानी ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब क्या होना चाहिए? परासरण दाब बराबर होने चाहिए। ऐसे दो विलयन क्या बोलेंगे हम लोग? समपराश्रयी विलयन। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बच्चों? कि जो दो विलयन की बात हो रही है दोनों का ताप यानी टेम्परेचर इक्वल यानी समान होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बनेगा समपराश्रयी विलयन का? बोला जाएगा कि समान ताप पर दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं? समपराश्रयी विलयन कहते हैं। एक बताना कि बच्चों के समपराश्रयी विलयन को अगर हम अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी एसपीएन द्वारा क्या करेंगे? अलग करेंगे, तो वहां परासरण क्रिया नहीं होगी। अब प्रश्न है क्यों नहीं होगी? क्योंकि जरा सोचिए, हमें बताया कि समपराश्रयी विलयन क्या होता है? जहां पर दो विलयन हो और दोनों का परासरण दाब बराबर हो। इसके पहले क्लास में हमने समझा था कि परासरण दाब अगर बराबर है, जो परासरण दाब किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। मतलब कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ाएंगे, परासरण दाब बढ़ेगा। समपराश्रयी विलयन किस में क्या बताया जा रहा है? कि इनके परासरण दाब बराबर है। अगर परासरण दाब बराबर है इसका मतलब उन दो विलयन की सांद्रताएं भी बराबर होंगी। अगर सांद्रताएं बराबर होंगी बच्चों, तो अगर दो विलयन मान लीजिए एक इस तरफ एक इस तरफ और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो क्या विलायक कणु यहाँ से यहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि विलायक कणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तरफ जाते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग कि समपराश्रयी विलयन में परासरण क्रिया नहीं होती है। और मान लेते हैं कि दो विलयन हैं, उनके परासरण दाब C1 परासरण दाब P1 और P2 है, और कंसंट्रेशन C1 और C2 है। तो इस डेफिनेशन से क्या होगा? दोनों बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और ये बराबर होगा। तो कंसंट्रेशन बराबर है तो हम कह सकते हैं कि W1 बटे में M1 इंटू में V1 बराबर W2 इंटू में क्या जाएगा अपन में M2 इंटू में V2। यहाँ मोलर कंसंट्रेशन है, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन है। ये पहले विलयन का और ये दूसरे विलयन का बराबर हो जाएगा। इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में आगे क्वेश्चन में देखा जाएगा। फिर हमने क्या बताया कि समान ताप पर दो विलयन जिनका परासरण दाब बराबर हो उन्हें समपराश्रयी विलयन कहेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि समान ताप पर दो विलयन हैं उनके परासरण दाब बराबर ना हो। उस कंडीशन में क्या होगा? एक का परासरण दाब कम होगा और एक का परासरण दाब ज्यादा होगा। तो समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे बोला जाएगा अध पराश्रयी विलयन। क्या बोला जाएगा? अध पराश्रयी विलयन। एक ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा? टेम्परेचर इक्वल होने पर क्या होगा? जो परासरण दाब कम हो, ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? अध पराश्रयी विलयन कहते हैं। एक और होता है कि समान ताप पर दो विलयन है, एक का जो परासरण दाब कम है उसे क्या कह दिए हम लोग? अध पराश्रयी विलयन। जिसका अधिक होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग अति पराश्रयी विलयन। तो उसका क्या हो जाएगा? समान ताप पर दो विलयनों में से जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अति पराश्रयी विलयन। इतने टॉपिक आप कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे हम लोग आज देखते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन यानी क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, उस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा सा। वाष्प दाब में अवनमन, देखिए बच्चों वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर से कुछ है और यहाँ तक मान लीजिए भरा है लिक्विड, ये मान लीजिए बंद है और यहाँ जल भरा है। क्या भरा है यहाँ पर? यहाँ मान लीजिए विलायक भरा हुआ है। विलायक कौन सा है? तो जल कुछ और भी ले सकते हैं। हमने क्या लिया? विलायक के रूप में जल लिया, कुछ और भी ले सकते हैं। इसको गरमाएंगे, कुछ टेम्परेचर देंगे, इसको क्या करेंगे? कुछ टेम्परेचर देंगे, क्या होगा? यहाँ आपको वेपर मिलेगा, यानी जो दिखेगा नहीं, ठीक है, वो क्या होगा? आपका जल का वाष्प होगा।
और इस वाष्प का जो दाब होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वाष्प दाब बोलेंगे, सिंपल सा। फिर क्या बताया गया, हमको देखना वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन मतलब कमी होता है, वाष्प दाब में कमी होगी। कैसे होगी भाई, जब इस विलायक में, जब इस पानी में मान लीजिए चीनी घोल देंगे, अगर इसमें चीनी घोल देंगे तो यहाँ जो वाष्प बन रहा था, जल वाष्प बना था, वो कम बनेगा। जब जल वाष्प कम बनेगा तो जल वाष्प के कारण जो दाब बन रहा था वो दाब भी कम होगा, और जब दाब मान लीजिए जितने कम होगा, 2 यूनिट 4 यूनिट कम होगा, वही क्या हो जाएगा, वही आपका वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ विलायक होगा, तो हम लोग दो चीज की बात करेंगे, एक बात करेंगे विलायक का और एक बात करेंगे विलयन का। अगर विलायक की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा P0 होगा, और विलयन की बात करेंगे तो PS होगा। ठीक है, और ध्यान रखिए कि विलयन कब बनाया गया था, जब इस विलायक में क्या किए थे हम लोग, कोई एक सॉलिड, कोई एक ठोस पदार्थ घोल दिए थे। और ठोस पदार्थ कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, हिंदी में अवाष्पशील पदार्थ, जिसका वाष्प जनरली नहीं बनता है, उसको घोलना है, तो बनेगा विलयन। और तब क्या होगा, यहाँ जो वेपर कम बनेगा, और जब वेपर कम बनेगा तो वेपर के कारण जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा। इसका मतलब PS कम है और P0 ज्यादा है। तो ज्यादा वाले में से अगर क्या करेंगे हम लोग, कम वाले को घटा देंगे, तो जितना इसका डिफरेंस आएगा, जितना इसका दोनों का अंतर आएगा, वही क्या कहलाएगा, वही आपका वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा। तो क्या बन गया आपका, वाष्प दाब में अवनमन का जगह P0 - PS हो गया। अब इस वाष्प दाब में अवनमन को अगर फिर से हम क्या करें, डिवाइड दे दें, किससे डिवाइड दे दें, तो वाष्प दाब से, इसका वाष्प दाब विलायक का वाष्प से डिवाइड दे दें, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। कब, जब वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक का जो अनुपात है, इसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको। ठीक है, लोअरिंग। आगे की जो वाष्प दाब ये अवनमन, आपेक्षिक अवनमन होता है, क्या होता है, ये विलेय के जो विलयन में विलेय होगा उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज n/n+n होता है। ठीक, और ध्यान रखिएगा बच्चों, जितना भी हम लोग विलयन का अणु सहन गुणधर्म बात करते हैं, वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करता है, कंसंट्रेशन की बात करता है। डाइल्यूट में अगर बात करेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं किसके लिए, अगर बात करें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा, उसमें कह सकते हैं कि जो n है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा कम है, किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा। मतलब जो विलेय का मोल बहुत कम है और विलायक का मोल बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, हमने 1 रुपये दे दिया, कितना हो गया, 1 लाख 1 हो गया, तो 1 लाख 1 को ये बोल देते बड़ा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों का सम होगा, यानी इसमें क्या होगा, n+n होगा, क्या होगा, ये आपका नियरली इक्वल n हो जाएगा। जैसे 1 लाख रुपए में 1 रुपया ऐड करें, 2 लाख 2 नहीं हो गया, 1 लाख 1 को उतना छोड़ सकते हैं, तो आपका n हो गया। इसे क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फिर से बनेगा आपका P0 - PS अपॉन में P0 और इक्वल, यहाँ पे ऊपर n था स्मॉल और बटे में इन दोनों का सम क्या है, कैपिटल, ये हो गया। और विलेय के मोलों की संख्या का आपको फॉर्मूला पता होता है, तो P0 - PS अपॉन में P0, ठीक हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है स्मॉल w बटे में स्मॉल में m, और ये विलायक का मोल है तो कैपिटल W बटे में कैपिटल M, ये ऊपर चला जाएगा। तो फर्दर को क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P0 - PS अपॉन में P0 इक्वल क्या मिलेगा, ये ऊपर जाएगा तो स्मॉल w कैपिटल M बटे में स्मॉल m इंटू में कैपिटल W। ये आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और अणुभार में संबंध है, इसके फिर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इस टॉपिक में क्या देखा, सबसे पहले देखा वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। उससे पहले वाष्प दाब का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, जब द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, डेफिनेशन सुन के लिख लीजिएगा, जब द्रव और उसकी वाष्प के मध्य स्थिर ताप पर जब साम्यावस्था आएगा, उस स्थिति में जो दाब उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, तो बोलेंगे जब भी क्या होगा, जब भी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो विलयन का क्वथनांक घट जाता है, जिससे उसका वाष्प दाब क्या होता है, सॉरी विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे उसका वाष्प दाब घट जाता है। इसे क्या कहेंगे, इस वाष्प दाब में हुई कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। एक बार दोबारा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा
और वाष्प दाब घट जाएगा। वाष्प दाब में हुई इस कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अगला टॉपिक क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वो क्या होता है, तो कहेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहेंगे, जिसका फॉर्मूला ये था P0 - PS V0। फिर अगला क्या था, राउल्स का नियम। राउल्स सा भी बताया था, ये पूरा जो स्टोरी था ये वाला, ये कौन बताया था, इसे हम लोग कह सकते हैं ये आपका, ये कौन सा है ये आपका राउल्स का नियम या राउल्स नियम कह सकते हैं सिंपल सा। इसमें क्या बताया गया कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्स नियम क्या है, फिर सुनिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अपने बराबर कर दिया है। फिर हमने देखा कि जो पूरी कहानी किस पर थी, डाइल्यूट सॉल्यूशन में थी, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या कम होती है, और बहुत कम मान लिया, विलायक का बहुत ज्यादा मान लिया, तो उस कंडीशन में जो दोनों का सम होगा बहुत कम होगा, वो n के बराबर होगा, बोले लिया हमने, और इसको यहाँ पुट कर दिया, तो P0 - PS/P0 = n/n कैपिटल N। और विलेय का मोलों की जो फॉर्मूला वो रख दिया हमने, और विलायक का मोल का फॉर्मूला रख दिया, और सॉल्व के फॉर्मूला निकाल लिया। आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे इस पर न्यूमेरिकल कुछ लगाया जाएगा, और इसके पहले जो आपने लिखा था फॉर्मूला किस पर, सम पराश्रय विलयन वाले पर, इन दोनों फॉर्मूले पर आगे क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।